सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पे करें और पाए अपने इस चैनल के सारे अपडेट्स के नोटिफिकेशंस। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो को टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो है ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में ओपन कास्ट माइनिंग के ऊपर में हम लोग वर्किंग कंडीशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्वालिटेबल लिमिट, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस और इम्पोर्टेंट टर्म्स के ऊपर में डील करेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ मैं आप लोग के साथ आपके लिए 11 क्वेश्चन का एक सेट लाया हूँ, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा कि इस टॉपिक से कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ में डील करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कास्ट के बारे में जान लेते हैं कि ओपन कास्ट वर्किंग मेथड है वो होता क्या है। तो ओपन कास्ट माइनिंग या क्वारी ऑफ द मिनरल्स, जो कि अंडरग्राउंड प्रणाली से बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, मतलब कि अंडरग्राउंड तरीके से जो हम लोग कार्य करते हैं उससे तो बहुत ही आसान तरीका। और इस तरह के खनन तरीके में पहले कोयले का सिम जो कि सरफेस से कुछ ही मीटर धरती के अंदर दबा होता है, ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद, ठीक है, खनन करने के बाद, जैसे कि उसकी हम लोग खनन की भाषा में ओवरबर्डन बोलते हैं, को हटाया जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोयला और जो मिनरल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपोज कर लेते हैं, उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, ऊपर के ओबी को, मिट्टी को हटा करके, और कोयले को उत्पादन शुरू कर देते हैं, या फिर जो भी मिनरल्स है और से उसका उत्पादन हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश में जो आपको अगर नोट्स चाहिए डिप्लोमा के लिए तो उनके लिए भी मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ। ओपन कास्ट माइनिंग और द क्वारी ऑफ द मिनरल्स इज ईजियर मेथड दैन अंडरग्राउंड माइनिंग, एंड ड्यूरिंग द क्वारिंग द एल्यूविलियम एंड रॉक्स बिलो विच द मिनरल्स इज लाई आर रिमूव्ड एंड डम्प। ठीक है, क्या बोला, देखिए, रिमूव्स एंड डम्प, मतलब कि ऊपर में जो मिनरल्स के ऊपर में जो कवर है उसको हम लोग क्या किया, रिमूव किया, उसको अब डंप कर दिया। और इन इनिशियल स्टेज इन द प्लेसेस विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू फ्यूचर ऑफ द क्वारी। ठीक है, उनको कहाँ पे डंप किया जाता है, जहाँ पे हम लोग को आगे का फ्यूचर में जो हम लोग माइनिंग नहीं करना होता या क्वारी चलाना नहीं होता, वहाँ पे डंप करते हैं। नहीं तो अगर हम लोग उस प्लेसेस पे कर देंगे यहाँ पे हम लोग माइनिंग करना है, तो फिर से हम लोग को उसको रिमूव करके फिर से हम लोग को उस प्लेस को साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस कारण से हम लोग को सोच समझ के सारा प्लानिंग के साथ में डंपिंग भी करना होता है। एंड रेसिडेंशियल और अदर पर्पज, जहाँ पे हम लोग को रेसिडेंशियल और अदर पर्पस के लिए हम लोग उस प्लेस का काम है वहाँ पर भी नहीं करते हैं। एंड द मिनरल एक्सपोज इज द कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली टोटल मिनरल्स हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अंडरग्राउंड की तरह में ये सपोर्टिंग पिलर या फिर अदर टाइप से जितने भी छूट जाते हैं कोयले रीप के ये में या रूप में या फिर फ्लोर में, यहीं भी रूप में हम लोग जो कोयला छोड़ देते हैं वो ओपन कास्ट के मेथड में छूटता नहीं है। ठीक है, तो इनके कुछ अदर्स नेम हैं जैसे ओपन कास्ट माइनिंग का, तो वो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि ओपन पिट माइनिंग, दूसरा ओपन कट माइनिंग, अदर है सरफेस माइनिंग, एंड लास्ट जो है स्ट्रिप माइनिंग। ये सारे मेथड्स जो है ओपन कास्ट माइनिंग के दूसरे नाम हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा मैंने एक स्केच और एक रियल पिक आपको साथ में शेयर किया, इमेज जो शेयर किया, देख सकते हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग का एक वर्किंग मेथड है, किस तरह से बेंचेस का फॉर्मेशन करके, देख सकते हो स्पायरल बेंचेस का फॉर्मेशन करके हम लोग क्या करते हैं, ओबी को हटाते हैं, फिर जो कोल सिम के पास पहुंचने के बाद में उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये स्केच है, ये आपका टॉप व्यू से है, और ये आपका जो है वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये टॉप प्रोजेक्शन से आप देख सकते हो, ये मेन रोड है, इधर से आपका हॉलेज तैयार किया गया, हॉल रोड, और होल रोड करने के बाद देखिए यहाँ से निकाल करके सारे को वेस्ट डंप की तरफ किया गया। उसके बाद इधर ये रैंप है, और ओर बॉडी के पास ये जैसे जैसे स्पायरल की तरह चलाते चलाते हम लोग के और बॉडी के पास पहुँचे, और उसके बाद वहाँ से निकाल करके हम सारे कोल को क्या करते हैं, कोल या फिर जो भी मिनरल्स और बॉडी से हम लोग ले करके उसका माइनिंग करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो वर्टिकल, ये आपका बेंच है। ठीक है, इसको फेस भी बोला जाता है। ये पार्ट जो है इसको मैं आगे अच्छी तरह से डेफिनेशन के साथ में डील करूँगा। और ये और बॉडी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ओपन कास्ट माइनिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोग दो तरीके से करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ द रिमूवल ओवरबर्डन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स और जो कोयला जो हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है मैनुअल क्वारी। ठीक है, मैनुअल मतलब कि जनरली जो हम लोग का
पीछे से जो चला आ रहा वो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, ये कि अभी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनों का इम्प्लॉयमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन को हाई प्रोडक्शन रेट दे दिए हैं, और सारे कोल और ओबी को रिमूव करते हुए कोल को हम लोग, या फिर जो मिनरल्स उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और इसके ऊपर भी इसके और डिटेलिंग जो मैं आगे डील करूँगा आपके साथ में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको इन मैनुअल क्वायरी के बारे में बताता हूँ कि मैनुअल क्वायरी होता क्या है। इन दिस मेथड द मैनुअल लेबर्स आर एम्प्लॉयड। मैनुअल मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, लेबर्स लोग बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, ठीक है। स्मॉल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। ड्यूरिंग इसका ड्रिलिंग जो अप टू होता है 1.2 से 1.8 मीटर डेप्थ तक हम लोग होल करते हैं, उसमें 37 mm का डाया करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि उससे गन पाउडर और अदर जितने भी एक्सप्लोसिव्स है, लो एक्सप्लोसिव जो भी है, एक्सप्लोसिव्स के साथ में हेल्प करके हम लोग क्या ब्लास्टिंग करते हैं मैनुअली। इसमें मशीनरीज का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ ड्रिलिंग करने के लिए होता है। उसके बाद ओवरबर्डन और मिनरल्स को जो हम लोग ब्लास्ट कर लिया होता है उसको मैनुअली लोड करके हम लोग टब्स में, या फिर होल रोड के बाद, या फिर हॉलेज के या लोकोमोटिव्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें कभी कभी छोटे छोटे मतलब माइंस में टिपिंग ट्रक्स और ऑल्सो समटाइम्स एम्प्लॉयड इन द मैनुअली लोडेड माइंस में, ठीक है। मैनुअली में कभी टिपिंग ट्रक्स में कभी कभी उपयोग किया जाता है, हालांकि ये HEMM में आ जाता है, बट कभी कभी उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। बात करें मैकेनाइज माइंस वर्किंग की, जो मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग में, तो इन दिस मेथड HEMM लाइक द ड्रैग लाइन्स पावर सॉल्वेज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, डब्ल्यू छूट गया है, पावर सॉल्वेज रियल डंपिंग ट्रक्स एंड द यूडियम ETC आर यूज्ड एंड द ब्लास्ट होल्स आर 3 मीटर to 18 मीटर डीप एंड 125 mm to 250 mm डाया का होता है। जो हम लोग ब्लास्ट होल करते हैं जहाँ पे रॉक्स में करना होता है, तो हम लोग इसकी मदद से करते हैं, UDM, ठीक है, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन, इसका फुल फॉर्म जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। माइंस में मतलब कि आपका एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप जब भी वीडियोस को देखें तो एक पेन और कॉपी लेकर के बैठे, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेकर नोट डाउन करते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो होल का जो डेप्थ है 3 मीटर से 18 मीटर मैंने बताया, ठीक है। ये एक्सटेंड भी होता है कभी कभी, पर जो 3 मीटर से ज़्यादा लंबे मतलब कि गहरे होल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। इसको याद रखिएगा, डेफिनेशन के तरीके से मतलब कि रेगुलेशन में दिया हुआ है ना। एंड द रॉक्स एंड द ब्लास्टेड व द ओपन कास्ट जिलेटिन और अदर हाई एक्सप्लोसिव, ठीक है। और जो रॉक्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन कास्ट जिलेटिन और अदर हाई एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर लेते हैं। मिनरल्स एंड ओवरबर्डन आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लोकोमोटिव्स, बड़े बड़े लोकोमोटिव्स, बेल्ट कन्वेयर और लार्ज ट्रक और डंपर से हम लोग क्या करते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और BW आर यूज टू बी सम माइंस में, ठीक है, कुछ माइंस में हम लोग क्या करते हैं, BW बकेट पिल एक्सकेवेटर का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। माइंस फॉर द सॉफ्ट रॉक, ठीक है, सॉफ्ट और ब्लास्टेड कोल के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। एंड द नवेली लिग्नाइट जो प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इसमें BW का प्रयोग अभी बहुत सारे माइंस में किया जा रहा है, पर सबसे पहले जो है नवेली लिग्नाइट माइन में ही प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय किया गया था, ठीक है। ये भी सरफेस माइनिंग का एक मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेथड इज सरफेस माइनिंग विच इज इन्वॉल्व द माइनिंग एंड द वॉशिंग टुगेदर, ठीक है। इसमें माइनिंग भी करते हैं, उसको फिर जो हमारा ओर्स और जो भी मिनरल्स या कोयला होता है उसको साथ में साथ वॉश करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जनरली अनकॉन्सोलिडेट और द सेमी कॉन्सोलिडेटेड रॉक को, ठीक है, नियर द ग्राउंड सरफेस में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसर माइनिंग कहते हैं। उसके बाद ग्लोरी होल माइनिंग, इन दिस मैथड वेयर द मिनरल्स इज एक्सकेवेटेड एंड द स्मॉल ओपन पिट्स बट द ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस टू द अंडरग्राउंड एक्सकेवेशंस एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, ग्लोरी मतलब कि माइनिंग जो किया था अंडरग्राउंड थी, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड से किया था, ओपन पिट माइनिंग की तरह से, पर उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अंडरग्राउंड वाले ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। मतलब अंदर ही अंदर सरफेस के पे नहीं ला करके हम लोग अंदर ही उसका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी को ग्लोरी होल माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब हम कुछ एडवांटेजेस जो है हमारा ओपन कास्ट माइनिंग का उसको डील कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज, नो प्रॉब्लम ऑफ द रूफ कंट्रोल, ठीक है। जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग में जब हम लोग काम करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोग क्या, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सब इसके लिए 123 रेगुलेशन पढ़ना होता है, पहले SSR था 108 1957 के हिसाब से। तो रूफ कंट्रोल के लिए स्पेशल प्लान बनाया जाता था, उसको बहुत सारे काम करने जाते हैं, इस रूफ के लिए बहुत सारे खर्च भी करने होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता था। तो वो सारी चीज़ जो है इसमें नहीं होते हैं, ठीक है।
आगे जो है देर इज़ अ नो प्रॉब्लम ऑफ द वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग और नेचुरली वेंटिलेटेड होता है। अंडरग्राउंड की तरह हम लोग को फ़ैन वगैरह और बहुत सारे जो इंस्टॉलेशन करने होते हैं मशीनरीज का वो नहीं करना पड़ता है। आगे जो है फुल एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल इज़ पॉसिबल, ठीक है, अंडरग्राउंड की तरह में जैसे मैंने पहले बता दिया कि अंडरग्राउंड की तरह में हम क्या कुछ जो मिनरल्स या कोल जो होता है हमारा वो क्या होता है स्टक हो जाता है, फिर टोटली हम 70% तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोल को निकाल पाते हैं, पर ओपन कास्ट में ऐसा नहीं है, इसमें 90% तक हम लोग निकाल। कुछ कोल जो होते थे कि जैसे कि जब वो भी रिमूव करते हैं या फिर फ्लोर में होता है वो कोल फ्रेश नहीं होते हैं, मतलब मिक्सचर हो जाते हैं इम्प्योरिटी के साथ में, तो उसको नहीं लेते हैं। तो 90% 95% तक हम लोग क्या करते हैं उनको ले सकते हैं, पर अंडरग्राउंड के मामले में ऐसा नहीं है। नो मिनरल्स और द कोल इज ब्लॉक्ड इन द साफ्ट पिलर, ठीक है, साफ्ट पिलर या फिर सपोर्टिंग पिलर जो होता है हमारा साफ्ट पिलर में हम लोग जो सब होल लाइफ ऑफ द माइंस के लिए हम लोग टिका के रखना पड़ता है, वो सारा चीज़ जो है वो उसमें लगा हुआ नहीं रहता। क्विक रिटर्निंग कैपिटल एंड द अर्ली एक्सट्रैक्शन आर पॉसिबल, ठीक है, क्विक रिटर्निंग मतलब कि जैसे कि हम लोग ओबी वगैरह रिमूव कर लिए तो मतलब क्विक रिटर्निंग मतलब कि तुरंत से हम लोग जब प्रोडक्शन चालू होता है तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को सारा जो पैसा जो हम जो इकोनॉमी जो वैल्यू लगाए होते हैं पैसे वगैरह मनी, तो वो हम लोग को मिलना शुरू हो जाता है और अर्ली एक्सट्रैक्शन आर पॉसिबल, ठीक है, और इसमें जैसा चाहे वैसा हम लोग प्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन पहले भी चाहे तो अगर एक्स्ट्रा मशीनरीज को एम्प्लॉय कर दे तो हम लोग का प्रोडक्शन जो है तुरंत ज़्यादा हो जाएगा और सारे और बॉडी को टाइम से पहले भी रिमूव कर लेंगे। लेस डेंजर एंड हजार्ड्स कंपेयर टू अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड के मामले में जो होता है हमारा ये बहुत ही डेंजरस, मतलब एक्सीडेंट वगैरह बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर केस में होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनके ऑपरेटर के थी से। और अंडरग्राउंड में है रूफ फॉल, आग लगना, डंप, बहुत सारी चीज़ जो है हमारे जो है गैसों के कारण से बहुत सारे नुकसान जो हमारे अंडरग्राउंड में एक्सीडेंट होते रहते हैं, पर ओपन कास्ट में ऐसा नहीं है, बहुत कम है, मतलब एक दो ही कुछ ऐसे होंगे इंसिडेंट। आगे जो है बेटर सैनिटरी कंडीशन कैन बी मेंटेन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अंडरग्राउंड में वर्किंग जो होते हैं तो उनको सैनिटरी मतलब कि वो बाथरूम टॉयलेट वगैरह जो होता है वो अंडरग्राउंड में प्रोसेस करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। पर ओपन कास्ट में ऐसा नहीं है कि सैनिटरी के लिए कि आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना और डायरेक्टली आप माइन के किनारे पे उनका टॉयलेट बना वहीं पर अपने हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वंस द मिनरल्स इज एक्सपोज प्रोडक्शन कैन बी कंट्रोल ऑन द कंज्यूमर डिमांड, ठीक, जैसे मैंने बताया कि जैसे कि मिनरल एक्सपोज किया था जैसा कंज्यूमर का डिमांड अगर कर लेस है तो लेस प्रोडक्शन दे करके और हाई है तो हाई प्रोडक्शन दे करके हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ठीक है, याद कर लेंगे, डिप्लोमा लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स को याद करते हुए एग्जाम। तो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। वर्क इज अफेक्टेड बाय द वेदर एंड सरफेस लैंड एंड डिस्ट्रॉय एंड इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर एंड इनिशियल पर्पस, ठीक है, जैसा कि वर्क जो पहले मैंने दो पॉइंट को कंटिन्यू पढ़ दिया तो पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वर्क इज अफेक्टेड बाय द वेदर, ठीक है, वर्क जो हमारा जो होता है ओपन कास्ट माइनिंग में वेदर से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, जैसे गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा तो उस समय वर्किंग जो होता है नहीं हो पाती है, और दूसरा जब ठंडी के दिनों में रातों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण भी प्रोडक्शन ठप हो जाता है, बरसात के दिनों में डिस्टर्ब होता है प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा, मतलब वेदर अफेक्टेड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सरफेस लैंड इज डिस्ट्रॉयड एंड द अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है, सरफेस लैंड जो होता है हमारा जो होता है वो अनफिट हो जाता है, जब हम लोग ओबी को रिमूव कर रहे हो तो नीचे का पत्थर ऊपर और मिट्टी अंदर चली जाती है, जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा अनफिट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए और रेसिडेंशियल के लिए, क्योंकि जब हम लोग ओबी रिमूव करके एक जगह दूसरे करते हो तो उसका स्वेल फैक्टर क्रिएट हो जाता है, स्वेल फैक्टर मतलब कि वो फूल जाता है, ठीक है, मतलब कि आप जब भी कुछ देखते हो कि डिगिंग करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम जो इंक्रीज़ कर जाता है और उसको बैठने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो वो सारी चीज़ जो है रेजिडेंशियल एरिया के लिए सही नहीं होता है। आगे जो है द मेथड इज़ अनइकोनॉमिक फॉर द वर्किंग एट डेप्थ, ठीक है, जब जैसे कि डेप्थ में कार्य करना होता है तो हम लोग को वो भी ज़्यादा रिमूव करना होगा, तो प्रोडक्शन जाहिर सी बात है कि जो हमारा जो खर्च करना जो बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू हम लोग को नहीं मिले, जिस तरह से खर्चों को लाभ जो होगा वो घट जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नुकसान होता है। रिक्लेमेशन समटाइम्स कॉस्ट हाई, ठीक है, कभी कभी क्या होता है रिक्लेमेशन जो है कुछ एरिया में हम लोग को रिक्लेमेशन बहुत ही ज़्यादा करना पड़ जाता है, मिट्टी दूसरी जगह से ला करके डलाना पड़ जाता है, इस कारण से वहाँ पर क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। अगला जो पॉइंट है मैनुअल क्वारी सो डिफिकल्ट एंड द ओएमएस इज स्लो, ठीक है, मैनुअल क्वारी में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कार्य में कठिनाई होती है और ओएमएस जो होता है आउटपुट पर मैन शिफ्ट जो होता है वो बहुत ही क्या होता है कम होता है। यूज़ ऑफ द एक्सप्लोसिव आर काउस्ट मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स, एक्सप्लोसिव जहाँ पे प्रयोग करते हैं उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हम लोग को लेना पड़ता है, जैसे कि जहाँ पे नियर द लाइफ स्टाइल जहाँ पे हम लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है माइन की बाउंड्रीज के लगे होते हैं, इन सारे को डैमेज तो माइन को भी इसके बचा कर काम करना होता है, ठीक है।
आगे जो है लैंड एक्वायरमेंट इज़ द डिफ़िकल्ट। लैंड एक्वायरमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब माइनिंग जहाँ करनी होती है वहाँ पे लैंड एक्वायरमेंट जो होता है वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे अगले पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग क्वारी लेवल लिमिट के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वारी लेवल लिमिट होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन अक्सर बन जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, द कोस्ट ऑफ रिमूवल ओवर बर्डन इज एक्सट्रैक्टेड मिनरल लैंग बिलो इट गोज अप इज द क्वारी लेवल ऑपरेशन एक्सटेंडेड टू द डीप साइड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द थिकनेस ऑफ द ओवरबर्डन इंक्रीजेज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को ओवरबर्डन रिमूव कोस्ट जो होता है ओवरबर्डन का जो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जब हम लोग को डेप्थ के अनुसार जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है तो ओवरबर्डन का रिमूवल और एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। ठीक है, तो एक लिमिट होता है कि उस समय के बाद में क्या होता है कि हम लोग को जो वो भी रिमूव करना और जो एक माइन जो हम लोग को मिनरल्स का जो रेट है, मार्केट प्राइस है, वो दोनों को जब कंपेयर करिए कैलकुलेट किया जाता है तो हम लोग को जो वैल्यू जो मिलना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, गेन होना चाहिए, वो नहीं होता। तो उसके लिए दिक्कत हो, माइनिंग करना वहाँ पे क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हर माइनिंग के लिए हर मशीनरीज के हिसाब से एक लिमिट बनाया गया है जिसको हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं कि इतना मीटर क्यूब हम लोग वो भी रिमूव करेंगे इतना टन प्रोडक्शन कोयले के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ एक लिमिटेड बांधा हुआ है। एंड थिकनेस ऑफ द ओवरबर्डन, जो स्ट्रिपिंग रेशियो जो होता है, थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन और थिकनेस ऑफ द मिनरल डिपॉजिट देयर फॉर द डिसाइडेड इकोनॉमिक वर्किंग एंड लिमिट ऑफ द क्वारेबल, दैट इज़ द क्वारेबल लिमिट हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ स्ट्रिपिंग रेशियोज को देख लेते हैं जो कि माइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के लिए। तो क्वारेबल विद द डिसाइडेड क्वारेबल लिमिट और द जो हमारे का जो स्ट्रिपिंग रेशियो उसको देख लेते हैं। जैसे कि मैनुअल अगर क्वारी की बात करें तो आपको है इसका जो है 1.5 to 1:2। ठीक है, यानी कि 1.5 आपका क्या होगा, वो भी रिमूव्ड होगा जिसमें हम लोग को 1 जो टन जो भी है आपका जो हम लोग टन में हम लोग ये डिस्कस करते हैं तो ये मीटर क्यूब में होता है और ये टन में होता है। ये सारा स्ट्रिपिंग रेशियो कितना रिमूव करेंगे एक टन कोयला प्रोडक्शन के लिए हम लोग इतना वो भी हम लोग को रिमूव करना होगा। ठीक है, सेमी मैकेनाइज्ड की बात करें, सेमी मैकेनाइज्ड में जो है 2:1 ठीक है दिया हुआ। ठीक है, और कभी कभी मैनुअल क्वारी में देखें कि 1:1 भी कहीं कहीं लिया होता है। ठीक है, तो उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आंसर जो सटीक आपको मिलेगा उसको आप मारिएगा। मैकेनाइज्ड क्वारी जो होता है उसके बारे में डील करेंगे तो मैकेनाइज्ड में विद द डंपर एंड शावल और डंपर कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे 4:5:1। ठीक है, ये आपका स्ट्रिपिंग रेशियो। उसका ड्रैग लाइन में जिस करें तो ड्रैग लाइन में सबसे ज़्यादा है कि ड्रैग लाइन में आपको 8:10:1। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन BCCL में आ चुका है तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद BWE में आपका जो है 3 BW का फुल फॉर्म मैंने बता दिया था, बकेट व्हील एक्सकैवेटर। 3:4:1। ठीक है, 3 से 4:1 रेशियो 1 इसका आपको वो भी रिमूव करना और प्रोडक्शन आपको मिलेगा तो आपके लिए जो BW का एम्प्लॉयमेंट अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर। तो जैसे कि वर्किंग कंडीशन के बारे में मैंने पॉइंट्स में दिखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजाइनिंग वर्किंग ऑफ द ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं हम लोग को माइंस को डिज़ाइन करने के लिए और करने के लिए काम करने के लिए वो सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ में डील करूँगा। पहले जो है जियोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जियोलॉजिकल कंडीशन को डील करना। ठीक है, जैसा जियोलॉजिकल कंडीशन होगा उस एरिया को उसके हिसाब से हम लोग को वर्किंग होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण से हम लोग वहाँ पे माइनिंग कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, जो ऐसी वैल्यू जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऐसे वैल्यू जिसका मिनरल का जितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से माइनिंग करना। अगर हम लोग को उसका फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर हम लोग माइनिंग क्यों करेंगे। उसका सरफेस ट्रोपोलॉजी जो कंस्ट्रक्शन ऊपर में है उसके हिसाब से भी। ठीक है, उसके बाद माइनिंग इक्विपमेंट। ठीक है, माइनिंग इक्विपमेंट का एम्प्लॉयमेंट की कौन सा इक्विपमेंट कैसे हम लोग को डील करना है। उसके बाद फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स और फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि माइंस को चलाने में जो खर्च आएंगे, जो एम्प्लॉयमेंट है उसके हिसाब से भी। फिर उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन जो कि हमारा जो मेन मोटो है जिसके लिए हम माइनिंग करते हैं उसका टाइप्स और कौन सा टाइप है और का उसके हिसाब से माइनिंग का जो करने का कंडीशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट का वो चीज़ है। फिर कट ऑफ ग्रेड। ठीक है, कि कट ऑफ ग्रेड जो होता है हमारा ये भी आपको डिस्कस कर लूँगा आगे क्या है होता है कट ऑफ ग्रेड। वह स्ट्रिपिंग रेशियो जो मैंने ऊपर में डिस्कस किया। उसको हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशन, ये आपका जियोलॉजिकल कंडीशन या फिर बोले जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अगर स्ट्रेटा माइनिंग में करते समय अगर खान में पानी भरने लगे तो हम लोग को कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो चलिए आगे अब अगले पॉइंट्स की ओर डिस्कस करते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और जिनको अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप उनका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।